हेलो एवरीवन, आज हम राजनीति विज्ञान का चैप्टर 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार किसी क्षेत्र की समस्या के हल के लिए क्षेत्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार विभिन्न देशों के मध्य समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है। यानी कि जैसा हमारा देश है, उसके अंदर जो इंटरनल प्रॉब्लम है, उसकी समस्या के समाधान के लिए यहाँ पे जो है क्षेत्रीय संगठन की आवश्यकता हमें पड़ती है। उसी तरीके से क्या होता है कि अगर देश है और बहुत सारे देश है, तो उनके मध्य में जो प्रॉब्लम्स होती है, जो इश्यूज आते हैं, उसके भी निपटारे के लिए क्या हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। तो हम इसमें एक बार प्रॉपर्ली देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय की संगठनों की हमें आवश्यकता क्यों हुई है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल, यानी कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं सभी कंट्रीज़ के बीच में, उसका शांतिपूर्ण तरीके से रिजॉल्व करना। सेकेंड है युद्धों की रोकथाम में सहायक, यानी कि ऐसा माना जाता है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स को हम बातचीत के जरिए निपटा सकते हैं, उसमें हमें युद्ध की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से इसमें क्या होगा, युद्धों की रोकथाम होती है। फिर थर्ड है विश्व की आर्थिक विकास में सहायक। फोर्थ है आपका प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटना। फिफ्थ है आपका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। सिक्स्थ है वैश्विक तापवृद्धि से निपटना, यानी कि अभी तक हमने जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हमें किन किन कारणों से होती है, जो चीज़ें हमने देखी हैं, वो क्या है कि वो किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, वो जो है सभी कंट्रीज़ का इशू है। तो सभी कंट्रीज़ अगर उसको मिल के करें तो ही वो पॉसिबल है कि ये चीज़ें हमारी ठीक हो सकती हैं। तो हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास किस तरीके से हुआ है, अस्तित्व में कैसे आया, ये हम देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध को रोकने के लिए बनी संस्था राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस के असफल होने के कारण एवं 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए पुनः एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। यानी कि क्या हुआ, पहले राष्ट्र संघ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन जब क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा हो जाता है, उसके बाद हमने एक संस्था बनाई थी राष्ट्र संघ, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसके बाद कौन सी संस्था बनी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये भी संस्था बनी राष्ट्र संघ। लेकिन क्या अब ये असफल हो गई क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद से दोबारा से ये बात हुई कि अब एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें आवश्यकता है जो विश्व में एक शांति स्थापित कर सके। तो इस तरह से इस यूएनओ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। उस वक्त जो इसमें सदस्य देश थे उसमें कितने थे, स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 सदस्य थे। भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था, मतलब शामिल था उस समय। 1 मई 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या जो है 1993 हो गई। अभी तक जो इसकी सदस्य संख्या यूएनओ की वो कितनी है, 193 है। और इसका जो लास्ट एड मतलब इसमें जो कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है वो आपका दक्षिण सूडान है। अब हम क्या देखते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, अब वो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए तो इसके पार्ट्स भी होंगे, इसके अंग भी होंगे, वो देखते हैं हम एक बार। इसका सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद है, इसके से 15 हैं। इसमें 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं जो 2 वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदस्यों को वीटो निषेधाधिकार की प्राप्ति, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, वैसे तो कितने अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है टोटल, लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है वो है हमारा सुरक्षा परिषद। और इसके जो सदस्य देश है, जो 5 इसके स्थायी सदस्य देश है, उनको हम वीटो, जो सदस्य है इसको क्या है, वीटो की शक्ति भी प्राप्त हुई है। फिर देखते हैं हम शीत युद्ध के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र में इसके ढांचे एवं कार्य करने की प्रक्रिया दोनों में सुधार की मांग जोर पकड़ने लगी। सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त गरीबी, भूखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मसले एवं मानवाधिकार आदि मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को और अधिक सक्रिय बनाने पर बल दिया गया। यानी कि क्या, जब इसकी स्थापना हुई तब तो इसमें मतलब और भी कम ही कंट्रीज थी, लेकिन फिर अभी भी जो इसके देश 15 सदस्य हैं वो ऐसा मतलब माना जाता है कि अभी भी कम है। बहुत से देश हैं जैसे कि हमारा हो गया अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, इन सबको जो है बराबर यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। तो इसकी जो सदस्य संख्या है उसमें एक तरह से बढ़ाने की मांग की जा रही है, यानी कि इसमें सुधार हो इन सब चीज़ों को लेकर। फिर महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि होता है, यानी कि जो इसका प्रतिनिधि है वो क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, महासचिव बोलते हैं। वर्तमान में जो यूएनओ के महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल से हैं।
भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों में अपना योगदान लगातार देता रहा है, चाहे वह शांति सुरक्षा का विषय हो, निशस्त्रीकरण हो, दक्षिण कोरिया संकट हो, सुएज नहर का मामला हो या इराक का कुवैत पर आक्रमण हो। इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों की रक्षा, उपनिवेशवाद व रंगभेद का विरोध तथा शैक्षणिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भारत की भूमिका बनी रहती है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो भारत है वो यूएनओ के कार्यक्रम में बहुत ही एक्टिवली काम करता है इनके साथ। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का पक्ष, यानी कि क्या है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए इनकी सदस्य संख्या में। तो इस तरह से जो भारत है वो क्लेम करता है कि उसको भी मतलब स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो भारत का पक्ष क्या है वो हम देखते हैं कि आबादी के दृष्टिकोण से बड़ा राष्ट्र, स्थिर लोकतंत्र व मानवाधिकारों के प्रति निष्ठा, उभरती हुई आर्थिक ताकत, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान देना, शांति बहाली में भारत का योगदान। अब क्या होता है कि 1997 में जो यूएन है उसके महासचिव उस वक्त कौन थे? कोफी अन्नान। तो उन्होंने एक जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराएं। तो एक जो मतलब वहाँ पे है तो ऐसा सुझाव दिया गया कि जो उसकी सदस्य संख्या उसमें हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं कि मतलब कोई भी देश है उसको हम शामिल कैसे करेंगे, इसलिए उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए। तो उसमें से है बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए वो देश, बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए, फिर क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा हो, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो, ऐसा देश जो लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से भी विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। तो ऐसे राष्ट्र को यूएनओ की सदस्यता मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम जो देखते हैं हमारा भारत है वो इन सब जो मापदंड है ये सारा इस पर कहीं ना कहीं खरा उतरता है। तो इस तरह से ये क्लेम करता है कि उसको स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए यूएनओ में। अब हम देखते हैं कि जो यूएन है उसके जो अंग हैं वो कितने हैं? टोटल 6 अंग हैं। फिर इसकी कुछ एजेंसियां भी हैं जिनके द्वारा ये मतलब कामों को एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें से हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, फिर है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, थर्ड है हमारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, फिर है फिफ्थ आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHRC, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR, फिर सेवंथ आपका संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD। तो इन सब के द्वारा जो है यूएनओ अपना कार्य को एग्जीक्यूट करता है। अब हम क्या देखते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसके उद्देश्य क्या और सिद्धांत क्या है। जो मतलब यूएनओ की स्थापना के लिए जो जो रीजंस बताए गए हैं कि इसलिए इस संगठन की हमें आवश्यकता पड़ी है, वही इसके उद्देश्य भी हैं। देखते हैं कैसे। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना, ये इसका एक उद्देश्य है और इसी के लिए इसकी स्थापना भी की गई है। फिर सेकंड है राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना, आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना। फिर फोर्थ है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सम्मानपूर्वक लागू करवाना, यानी कि जो भी अगर कानून बनता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसको लागू करवाने का काम भी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का ही होता है। फिफ्थ है राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता व राजनीतिक स्वतंत्रता का भी आदर करना। अब हम क्या देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने के उपाय, यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो जो हमारा विश्व है वो एक ध्रुवीय हो गया था, अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री बनी थी। ऐसे में ऐसी सिचुएशन में हम यूएनओ को किस तरह से प्रासंगिक जरूरी बना सकते हैं, उसके क्या क्या उपाय हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है शांति संस्थापक आयोग का गठन, सेकेंड है मानवाधिकार परिषद की स्थापना करना, फिर है फोर्थ सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति, फोर्थ है एक लोकतंत्र कोष का गठन करना, फिफ्थ है आतंकवाद के सभी रूपों की भर्त्सना करना, फिर है सिक्स्थ आपका न्यायिकता परिषद की समाप्ति। यानी कि ये 6 चीज़ें मतलब एक तरीके से उपाय बताए गए कि जो हमारा यूएनओ है उस एक ध्रुवीय विश्व बन चुका, उसके बावजूद हम इसको प्रासंगिक बनाने की, यानी कि इम्पोर्टेंस इसकी खोए ना, ऐसी की ऐसी ही रहे, इसलिए हमें इन सब चीज़ों को करने की बहुत ज़रूरत है। आज एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में जब अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व पर हो चुका है तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अमेरिका की
ताकत पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगा सकता, क्योंकि अमेरिका का इसके बजट में योगदान अधिक है। इसके अतिरिक्त इसका मुख्यालय भी अमेरिकी भू क्षेत्र पर स्थित है। परंतु इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ वो मंच है जहां अमेरिका से शेष विश्व के देश वार्ता करके उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर सकते हैं। यानी कि क्या है, जो अगर अमेरिका है उसका जो पैसे वगैरह जो देने का काम होता है, यूएनओ को जो सहायता दी जाती है, वित्तीय सहायता, वो भी बहुत ज़्यादा है। और जो इसका मुख्यालय वो भी अमेरिकी भूमि पे है। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अमेरिका पे कंट्रोल हो यूएनओ का, लेकिन फिर भी जो बाकी के देश है उनको कहीं ना कहीं एक अवसर प्राप्त होता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक मंच मिलता है उनको कि वो बातचीत करके उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं व गैर सरकारी संगठन। अब क्या है कि जो आपका यूएन है उसके अंग हैं, उसकी एजेंसियां हैं, उसकी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और गैर सरकारी संगठन भी हैं, वो इस तरीके से भी काम करते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें। संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं गैर सरकारी संगठन हैं जो निरंतर अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगे हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख एवं वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराना। यानी कि अगर किसी भी कंट्री को कभी ज़रूरत पड़े तो उनको वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है। वो कौन करता है? IMF करता है। फिर हमारा विश्व बैंक मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा तथा सुशासन के लिए काम करता है। फिर हमारा थर्ड इसमें विश्व व्यापार संगठन WTO, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को भी तय करता है। फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA, यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। यानी कि शांतिपूर्ण तरीके के लिए तो ये इसका सपोर्ट करता है, लेकिन अगर इसका जो उद्देश्य है वो सैनिक उद्देश्य ना हो, इसकी रोकथाम के लिए भी ये काम करता है। फिर फिफ्थ हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल, यह एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। सिक्स्थ है इसमें आपका ह्यूमन राइट वॉच, यह स्वयंसेवी संगठन भी मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। फिर सेवेंथ है हमारा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, यह सोसाइटी युद्ध और आंतरिक हिंसा के सभी पीड़ितों की सहायता तथा सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने वाले नियमों को लागू करने का प्रयास करता है। फिर हमारा इसमें एट्थ आता है ग्रीन पीस, 1971 के स्थापित ग्रीन पीस फाउंडेशन विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डालने का कार्य करती है। तो ये ग्रीन पीस यानी कि एक तरीके से ये जो हमारा पर्यावरण है उसके संरक्षण के लिए कानून बनाती है और सभी को ऐसे कानून बनाने के लिए भी दबाव करती है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां अवश्य हैं, लेकिन बिना इसकी दुनिया और बदहाल होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उपरोक्त वर्णित सभी आर्थिक संस्थाओं एवं गैर सरकारी संगठनों ने पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाया है, जिससे कि संस्थाओं के उत्तरदायित्व भी बढ़ती जा रही है। इसलिए आने वाली सरकारों को संयुक्त राष्ट्र एवं इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन एवं तरीके और भी तलाशने होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि अनेक इसमें कमियां हो सकती हैं जो यूएनओ है, लेकिन फिर भी अगर ये नहीं होता तो हम और भी विकट स्थिति का सामना करते हैं। तो इसलिए इसका होना भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ही वीडियो आपका ख़त्म होता है। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।